क्वेश्चन है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम prove that 6 to the power n minus 5n always leaves remainder 1 ठीक है 1 when divided by 25 ठीक है 25 से भाग देने पे इसका रिमाइंडर का मतलब क्या होता है बेटा? शेषफल। ठीक है शेषफल है ये। इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम से आप ये प्रूव करो कि 6 टू द पावर n माइनस 5n ये जो लिखा हुआ है इसमें अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपका जो शेषफल है वो हमेशा 1 आए। एक चीज मैं थोड़ा हिंट के रूप में बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को वैसे तो थोड़ा कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि क्या है। जब आप किसी चीज में मान लो कि जैसे 25 में आप 7 का भाग दे रहे हो सपोज, है ना, तो आपने भाग दिया सपोज 7 को 3 टाइम्स जाएगा ना 21 और 4 आपका शेषफल बच जाएगा, फिर फर्दर भाग नहीं जाएगा। तो जो शेष बचता है उसको तो आप शेषफल बोल देते हो, है ना, ये शेषफल हो गया। ये क्या चीज है? ये है कोशेंट। कोशेंट मतलब भागफल, है ना, इसको कोश इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट। ठीक, भागफल शेषफल तो रिमाइंडर बता ही दिया ऊपर। ये होता है भाजक। ठीक है, और ये जो अंदर है इसको बोलते हैं भाज्य, जिसमें आप भाग देते हो। ये बहुत छोटी चीज है जो मैं बता रहा हूँ, ये सबको पता होनी चाहिए वैसे तो। QUOA नॉट Q। ठीक, कोशेंट। तो जब भी आप किसी चीज में भाग देते हो, मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपने किसी संख्या में भाग दिया सपोज, है ना, तो वो संख्या में जो भाग दिया आपने तो जब आप किसी संख्या में भाग दोगे तो कुछ भागफल आएगा आपका। मान लो जैसे 21 होता, मैं 7 का भाग 21 में देता तो 7 3 जा 21 और आपका शेषफल 0 बचता उस केस में, तो आपका भागफल कंप्लीट हो जाता है ना। भागफल जो बचता वो 3 आता। लेकिन इस केस में क्या, भागफल भी है आपके पास और कुछ शेषफल भी है। तो जब कभी भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, मान लो जैसे इस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 इक्वल टू, मतलब इसको उसकी भाषा में लिखूं कि भाज्य भाज्य जो होता है वो भाज्य इक्वल टू होता है हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपको इन जनरल पता होना चाहिए, ये होता है हमेशा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब कभी भी आप किसी संख्या a में b का भाग दोगे, मान लो, है ना, ये भाजक था b, a था भाज्य, a में b का भाग दिया, तो कुछ आपका कोशेंट आएगा यानी शेषफल, मतलब भागफल आएगा कुछ q, प्लस कुछ शेषफल बचेगा जिसको इन्होंने शेषफल को r बोल दिया, रिमाइंडर। इंग्लिश में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। b क्या है इसमें? b है आपका भाजक, q क्या है? कोशेंट मतलब भागफल, r क्या है? रिमाइंडर मतलब शेषफल, और a क्या है? आपका भाज्य। तो इस तरीके से इसको इंग्लिश में एक जनरल टर्म के रूप में लिख देते हैं कि हाँ भाई a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज b में अगर आपने a में b का भाग दिया है, a को जब b भाग a का भाग b, एक a में b का भाग जाएगा, सॉरी, तो उसका q जो है कोशेंट मतलब भागफल बचेगा, कुछ भागफल आएगा तो भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस उसमें कुछ शेषफल बचेगा। अब यहाँ से ऊपर देखो ये चीज प्रूव कैसे हो रही है, यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा। ऊपर क्या है? भाज्य क्या है बेटा? भाज्य 25, तो 25 बराबर भाजक क्या है? 7 गुणा शेषफल क्या है, वो भागफल क्या है? 3 और शेषफल क्या है? 4। तो 7 3 जा 21 प्लस 4 दैट इज 25। इसका ये मतलब है कि हमारी इक्वेशन सही है ना। अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट बराबर आ रहे हैं तो इक्वेशन ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी संख्या जिसमें आप भाग देते हो दैट इज भाज्य। तो भाज्य यानी भाज्य में जब किसी संख्या से भाग दोगे तो दैट संख्या इनटू मल्टीप्लाइड बाई भागफल जो आपका क्वोशिएंट आता है, प्लस जो बचा हुआ अमाउंट है शेषफल वो आप ऐड कर दोगे,
तो वो इक्वल टू भाज्य के बराबर आ जाएगा। ये हमेशा के लिए ट्रू है। इसीलिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये थोड़ा बेसिक चीज हमें पता होना जरूरी थी। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, लेट्स से 6 टू दी पावर n है। देखो यहाँ हिंट देखो, उसको 6 टू दी पावर n माइनस 5n में जब 25 से भाग दोगे आप, डिवाइड बाई 25 करोगे इसको, तब वो कह रहा है कि आपका शेषफल 1 आना चाहिए, है ना, मतलब रिमाइंडर 1 है यानी शेषफल 1 आना चाहिए। तो 6 की पावर n मतलब आपको कुछ यहाँ से हिंट मिल रही होगी कि n वाले हमने क्वेश्चन अभी अभी किए हैं। तो मान लो आपके पास 1 प्लस बी वाली फॉर्मूले है आपके पास, है ना, 1 प्लस बी की पावर n। कल ही बताया था कैसे खोलते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो, छोटी बड़ी, हमेशा जो है 1 रहता है। तो एन सी जीरो, पहला टर्म क्या आएगा, 1 टू दी पावर n बी की पावर 0 प्लस एन सी 1, सेकेंड टर्म 1 छोड़ दो, 1 नहीं लिख रहे हम क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा, फिर b प्लस एन सी 2 बी स्क्वायर प्लस एन सी 3 बी क्यूब डॉट 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 एन सी एन बी टू दी पावर n, है ना। 1 हटा देंगे क्योंकि 1 की कोई कुछ भी पावर होगी वो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पता है। अब इसमें इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में b बराबर में 5 रख दूं, इसमें पुट b बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 की पावर n हो जाएगी ये। सेम आंसर आता जाएगा, एन सी 0 प्लस एन सी 1 इंटू 5, है ना, प्लस एन सी 2 इंटू 5 स्क्वायर। बस इसमें ऊपर वाले में b की वैल्यू 5 रख दी है मैंने, ठीक है, जो आप वो नॉर्मल क्वेश्चन बनाने के लिए जो आपको चाहिए उसको फॉर्म बनाने के लिए, एन सी 3 5 की पावर q प्लस डॉट 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 एन सी एन 5 की पावर n, ये बन जाएगा। इतना समझ में आता है सबको, ये बताओ पहले मुझे, इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। गुड, यस सर। ठीक है, गुड गुड। अभी क्या है, 1 प्लस 5 क्या हो गया, 6 की पावर n, 6 की पावर n आपका आ गया एन सी 0, ठीक है। एन सी 0 कुछ नहीं है, एन सी 0 इज 1। एन सी 0 को आपको पता ही है एन सी 0 कैसे खोलना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दैट इज 1। ये आपको पता है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया बेटा। तो 1 प्लस एन सी 1 इंटू 5, ठीक है, एन सी 1 इंटू 5, एन सी 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये एन सी 1 की वैल्यू है। तो एन सी 1 की वैल्यू क्या निकल के आई, n इंटू n माइनस, ये किसी का, अच्छा ठीक है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा n, मतलब NC1 की वैल्यू क्या आई, NC1 की वैल्यू n निकल के आ रही है। तो और यहाँ मल्टीप्लाई में 5 है तो इसको 5n लिख सकता हूं मैं, कोई इशू। सेकंड टर्म को मैंने 5n खोल के 5n लिख दिया, फर्स्ट टर्म 1 आ गया, ठीक है। अब बाकी टर्म सॉल्व करोगे तो वो लेंदी होते चले जाएंगे, उसमें n की पावर आ जाएगी, उसमें n की पावर आ जाएगी, इसीलिए उसको छोड़ दो, उसको हम नहीं लिखेंगे, फिर उनको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ नीचे, ये तो तुम्हें बेसिक है, ये मैं बार बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ, फिर भी ये तो तुम्हें इजीली कर लोगे। अब क्या बचा, 5 स्क्वायर इंटू एन सी 2 प्लस 5 क्यूब इंटू एन सी 3, इस तरीके के टर्म बचेंगे बेटा, 5 टू दी पावर n एन सी एन, इस तरीके के टर्म बचेंगे, ठीक है। अब आप क्या करो, उसने अब आपको देखो 6 की पावर n माइनस 5 की इंटू 5n, सॉरी माइनस 5n, इसको 25 से डिवाइड करना था, तो माइनस 5n करने के लिए आपको दोनों साइड से 5n घटाने पड़ेंगे, है ना, तभी तो आपका फॉर्म बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6n माइनस 5n लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब ये चीज जो है मैं लेफ्ट में ले गया, या दोनों साइड आप 5n घटा दो तो ये इधर से हट जाएगा, उधर चला जाएगा। तो 6 की पावर n माइनस 5n क्या हो गया, 1 प्लस 5 स्क्वायर इंटू एन सी 2 प्लस 5 क्यूब इंटू एन सी 3 प्लस डॉट 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 5 की पावर n एन सी एन। ये बताओ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? यस सर। आ गया। बाकियों को? यस सर। वेरी नाइस, ठीक है। अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन अब खत्म है, ठीक। अब क्या बचा, 6 की पावर, एक मिनट, 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस, इसको अगर मैं 5 देखो, 5 स्क्वायर 5 क्यू इस तरीके के टर्म मिल रहे हैं, मतलब 5 स्क्वायर तो सब में मिलेगा ही मिलेगा, तो आप क्या करो 5 स्क्वायर कॉमन ले लो। 5 स्क्वायर जैसे आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, nc2
प्लस 5 इंटू NC3 है ना, प्लस 5 स्क्वायर इंटू NC4 प्लस डैश 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 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू NCn, एक मिनट, NCn, ठीक है, क्योंकि आखिरी वाले में n जब आएगा, लेकिन दो तो आपने पहले कॉमन ही ले लिया है, तो दो उसमें से कम हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर इंटू NCn माइनस NCn हो जाएगा। तो अब क्या बचा, 6 टू दी पावर, ये समझ में आया, कॉमन लिया मैंने, ये समझ में आया सबको? यस सर। गुड। 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल टू हो गया 1 प्लस 25, ये 25 हो गया। अब इसको क्या मानो, इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी जब n की कोई फिक्स वैल्यू होगी, मान लेते हैं कि n की जब कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, तो इस सब की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो मान लेते हैं ये कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, मतलब कुछ न्यूमेरिकल टर्म करके कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मान लेते हैं k, ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कांस्टेंट मान लेते हैं कोई k, तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे k लिख दिया, ठीक है, 25k प्लस 1। अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारी फॉर्म निकल के आई है वो कह रहा था 25 से आप डिवाइड करोगे, तो 25 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर हमेशा 1 बचना चाहिए। तो ये देखो, ये फॉर्म किससे मिलती जुलती है, जो आपका राइट साइड 1 प्लस 25k आया है, ये चीज किससे मिल रही है, तुमने ऊपर एक फॉर्मूला बनाया है कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू कोशेंट इन प्लस r। तो r क्या था बेटा, शेषफल, जो क्वेश्चन में पूछा था कि शेषफल आपका 1 बचना चाहिए, तो शेषफल यहाँ पे 1 लिख देते हो, 1 लिख दो, प्लस q क्या है कि q मतलब वो जो बचा है भाग देने के बाद, भाग देने पे मान लो k बचा है ना, और भाग किससे दे रहे हो, b से, b यानी 25, तो 25 से आप भाग दे रहे हो, और a क्या हो गई आपकी 6n माइनस 5n। इसमें जब आप 25 से भाग दोगे तो कुछ कोशेंट बचेगा k और 1 बचेगा रिमाइंडर। हो गई ये बात प्रूव, समझ में आया? सर यही प्रूव करना था। हाँ, वो क्या यही बोल रहा है ना कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 टू द पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स, मतलब हमेशा एक रिमाइंडर आएगा जब आप 25 से डिवाइड करोगे। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बाकियों को क्लियर है? पास्कल ट्रायंगल पे थोड़ा वापस चलते हैं। पास्कल ट्रायंगल मैंने क्या समझाया था कि जब आप अलग अलग वैल्यू डालते हो n की 1, ये रुको मैं पहले ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ पे है 1, फिर 1 1, फिर 1 2, सॉरी 1 1 1 2 1 1 3 3 1, ठीक है, 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, और आखिरी एक और बना देते हैं 1 6 15 20 15 6 एंड 1, ठीक है, इतना बना देते हैं। तो पहला वाला n बराबर 0 के लिए, n बराबर 1, n बराबर 2 के लिए दूसरा, n बराबर 3, यहाँ n बराबर 4, यहाँ n बराबर 5, n बराबर 6। क्या है n? n क्या है? पावर, जो आप a प्लस b की पावर करते थे ना, इस पे हम थोड़ा पास्कल ट्रायंगल पे वापस आए हैं। अब ध्यान देते हैं, ध्यान से समझना, इसमें एक दो तीन चीजें समझानी है। जनरल टर्म की बात करेंगे पहले, हम जनरल टर्म की बात बाद में करेंगे, थोड़ा मिडिल टर्म और वो समझा देता हूँ, पहले जनरल टर्म भी समझा देता हूँ, नीचे पास्कल ट्रायंगल पे आ ही जाएंगे इवेंचुअली। देखो, जब आप a प्लस बी की पावर n खोलते हो तो क्या खोलते हो बेटा आप, NC0, n टोटल n अगर पावर है तो n प्लस 1 टर्म, एक टर्म हमेशा ज्यादा आता है खोलने पे, तो NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn b की पावर n। इस तरीके से आप खोलते हो इसको। तो ये टोटल जो है, ये NC0 वाले टर्म की वजह से ये टर्म जो है 0 पावर पे एक्स्ट्रा टर्म है, इसीलिए इसमें n प्लस 1 टर्म आ जाते हैं। तो जब कभी भी आप बोलते हो तो देखो, इसको आप कौन सा टर्म बोलते हो, ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म। ये कौन सा है, सेकंड टर्म। ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? पैटर्न ये है कि फर्स्ट टर्म में देखो R0 आ रहा है, सेकंड टर्म में
हम R1 ले रहे हैं और थर्ड टर्म में R हम 2 ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी नंबर ऑफ टर्म की बात होगी जब भी कि मतलब फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म जो भी हम बोलेंगे वो एक्चुअल में जो है उसमें NCR जब लोगे आप तो R एक्चुअल में आप एक कम लोगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा कि ऊपर वाले एग्जांपल में ऊपर अबव एग्जांपल में आप सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट बताओ, ठीक है, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट बताओ। तो सेकंड टर्म एक्चुअल में क्या है, सेकंड होने की वजह से एक्चुअल में ये NC1 है, NC1 इसका कोएफिशिएंट है ना, ना कि सेकंड टर्म आपको लगे कि भाई NC2 जहां लिखा है 2 आ गया तो ये सेकंड टर्म हो गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है, आपको पता ही है ये चीज। इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो सेकंड टर्म है वो एक्चुअल में एक माइनस है पहले से, जो सेकंड टर्म आप ले रहे हो उसका एक माइनस टर्म ही आपका कोएफिशिएंट बन पा रहा है, क्योंकि NC0 से आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो। जब भी आप जीरो से शुरुआत करोगे तो नंबरिंग में जब आप गिनोगे तो एक्चुअल में आप एक कम गिनोगे, है ना। इसीलिए जब आप मान लो इन जनरल, अब हम इन जनरल बात करेंगे, है ना, इन जनरल बात करते हैं कि भाई एक टर्म हमेशा हमारा कम आ रहा है, मतलब जब भी हम काउंटिंग शुरू करेंगे कि सेकंड टर्म है तो उसमें NC1 यूज करना है, थर्ड टर्म है तो उसमें R की वैल्यू एक कम यूज करनी है। तो इसीलिए जब हम जनरल टर्म की बात करेंगे तो जनरल टर्म यानी जनरल टर्म अगर मैं बोलूंगा किसी भी टर्म के लिए तो मैं एक्चुअल में R+1th टर्म बोलूंगा, है ना। मतलब मैं जनरल टर्म क्या बोलूंगा, R+1th टर्म। ये बोलने से मुझको ये पता लग रहा है कि मैं rth टर्म की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि R+1 टर्म में जब बोलूंगा मतलब मैं अगर मुझको फिफ्थ चाहिए तो मैं पहले से ही सिक्स टर्म बोलूंगा, है ना, मैं पहले से ही सिक्स टर्म बोलूंगा तभी जाके मुझे फिफ्थ टर्म के कोएफिशिएंट का फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट मिल पाएगा। क्योंकि जब मैं R बराबर बोलूंगा, सॉरी, जब मैं आपको बोलूंगा कि सिक्स टर्म कौन सा है, सिक्स टर्म में क्या आएगा बेटा, NC5 आएगा, है ना, एक कम आता है ना इससे तो NC5 आएगा। NC5 आने का मतलब है कि R की वैल्यू एक्चुअल में 6 ना होके 5 है, एक कम है, इसीलिए मैं उसको जो है इन जनरल बोलना चाहूंगा कि R+1 टर्म, है ना। तो R+1 टर्म अगर मैं निकालना चाहूंगा तो एक्चुअल में R+1 टर्म कौन सा होगा बेटा, जब मैं इसको NCR वाले फॉर्मूले से निकालूंगा तो NC R+1 से एक कम वाला, तो R+1 - 1 दैट इज R+1 - 1 इक्वल टू R। तो R वाला टर्म तो NCR A⁻n - R B⁻R एक्चुअल में जो है तुम्हारा R+1 टर्म है ना। दिस इज कॉल्ड R+1 टर्म, इसी को बोलते हैं, है ना। इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा बेटा, NCR, क्योंकि एक इससे कम बनेगा हमेशा, क्योंकि आपने अभी सीखा है कि एक हमेशा कम रह रही है R की वैल्यू जब एक्चुअल में आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो R+1 को थोड़ी देर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं TR+1 से, है ना, कि भाई T मतलब क्या है कि टर्म, T मतलब टर्म, और R+1 टर्म जब निकालोगे आप तो इसका इन जनरल फॉर्मूला हो गया NCR A⁻n - R B⁻R। इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी आप किसी फॉर्मूले इसकी बात करोगे, R+1 टर्म की बात करोगे तो एक्चुअल में R की वैल्यू उससे एक कम होगी, है ना। अगर R+1 यानी अगर वो बोलेगा सेवन टर्म, अगर वो बोलेगा सेवंथ टर्म निकालो, सेवंथ टर्म निकालो, तो आप पहले R+1 इक्वल टू लिखोगे 7 और R बराबर एक्चुअल में आएगा 6, ठीक है। तो 6 आएगा मतलब NC6 A⁻n - 6 B⁻6 इज योर सेवन टर्म। समझ में आया क्या समझा रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, एक्चुअल में जब आप बात कर रहे हो सेवन टर्म की बात कर रहे हो ना, तो सेवन टर्म में 6 आएगा NC। तो कैसे आया, क्योंकि आप हमेशा R+1 टर्म से कंपेयर करोगे इसको, तो R+1 टर्म इक्वल टू 7 टर्म हो गया, है ना। तो R इक्वल टू यहाँ से 6 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि आपको हमेशा R+1 टर्म की बात करोगे तो एक्चुअल में R की वैल्यू उससे एक कम रहेगी, है ना। तो ये अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझा दिया इसको, ये थोड़ी देर के लिए मैं मिटाऊंगा अभी। तो जब कभी भी आप इस तरीके से करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। अच्छा, इसके लिए इस पे एक छोटा सा एग्जांपल है, वो मैं करके वो बता देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा और तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या मतलब है, मतलब होता है इन चीजों का। कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2R प्लस फोर्थ टर्म एंड R माइनस 2th टर्म आर इक्वल in expansion 1 + x⁻18, ठीक है। तो वो कह रहा है फाइंड R। ये जरा दिमाग लगा के अगर कोई बता पाए आंसर तो आई एम वेटिंग, ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से इसको करके बताओ, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ।
अच्छा देखो, पहले तो ये समझो कि 2r प्लस 1 फोर्थ टर्म बोल रहा है वो। 2r प्लस फोर्थ टर्म मैंने बोला है कि जितना बोले उससे एक कम होता है एक्चुअल में। तो एक्चुअल टर्म कितना हो गया? 2r माइनस 3, सॉरी 2r प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1 एक्चुअल टर्म हुआ बेटा। तो एक्चुअल टर्म क्या हो गया? 2r प्लस 3, 4 में से एक कम हो गया। ऐसे ही वो दूसरा टर्म कौन सा बोल रहा है? r माइनस 2th टर्म। तो r माइनस 2 मतलब r माइनस 2 में से एक और कम गया, वो वाला टर्म की बात कर रहा है वो। r माइनस 3 वाले टर्म की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में r की वैल्यू ये है उन इंडिविजुअल्स के लिए, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा के बताना चाहूंगा, लेकिन ये जनरल टर्म तो समझ में आ ही गया तुमको, तो इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और भी कंक्लूजन है इसके, वो भी बताऊंगा अभी। तो देखो एक्चुअल में एनसी, अब जब आपके पास ये टर्म आ गया तो इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? भाई एन मतलब 18 है ना आपकी, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि 18c 2r प्लस 3, r की वैल्यू एक्चुअल में 2r प्लस 3 है, इक्वल टू, क्योंकि कोएफिशिएंट बराबर है दोनों के, है ना, दोनों टर्म इक्वल है, तो इनके बराबर कर दो ये दोनों टर्म को। तो 18c r माइनस 3, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों टर्म के कोएफिशिएंट्स एक्चुअल में टर्म्स द कोएफिशिएंट्स। एक सेकंड, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी। द कोएफिशिएंट्स ऑफ, ठीक है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ, इनके कोएफिशिएंट्स जो है इक्वल है। तो देखो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इस वाले टर्म का? ये एक्चुअल तो 2r प्लस 4 टर्म है ना, तो इसका एक्चुअल में जो वैल्यू होगी वो एक कम रहेगी, तो 2r माइनस 3, तो उसका जो 2r प्लस 3, तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 18c 2r प्लस 3 होगा। और दूसरा वाला जो r माइनस 2th टर्म है उसका एक कम करोगे तो r माइनस 3, तो एक्चुअल में जो कोएफिशिएंट बनेगा वो 18c r माइनस 3 बनेगा। तो जब मैंने अभी मैंने बताया कि जब NCR और बराबर हो NCN माइनस R, ये दोनों टर्म अगर इक्वल हैं, ये दोनों कोएफिशिएंट अगर इक्वल है NCR और NCN माइनस R, तो n बराबर हो जाता है आपका a प्लस बी। ठीक है, तो देखो NCR और NCN माइनस R एक्चुअल में बराबर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये दोनों कोएफिशिएंट बराबर है, मतलब कि ये पीछे से होगा कोई टर्म, ये आगे से होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, 18 बराबर n बराबर a प्लस बी, यानी 2r प्लस 3 प्लस r माइनस 3। तो माइनस 3 से प्लस 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3r इक्वल टू 18, है ना। हेंस r बराबर 6। तो इसका मतलब r की वैल्यू 6 है। तो वो एक्चुअल में कौन सा टर्म की बात कर रहा था? 2r प्लस 4, मतलब 6 वैल्यू डालो तो 12 प्लस 4 दैट इज 16th टर्म। 16 टर्म में एक्चुअल में क्या आएगा बेटा? 16 टर्म में मतलब तो एनसी में क्या आएगा? एनसी में 15 आएगा ना, 16 है, एक कम लेते हैं हमेशा। और जो दूसरा टर्म था वो r माइनस 2 था, तो 6 माइनस 2 यानी 4। तो चौथे टर्म की बात, फोर्थ टर्म की बात कर रहा था। फोर्थ टर्म मतलब NC 3 आएगा उसमें, है ना। चौथा टर्म है तो 3 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने r माइनस 3 कर दिया, तो यहाँ देखो डायरेक्टली 6 माइनस 3 इक्वल टू थर्ड टर्म, और 2r मतलब इसमें रखोगे तो 6 दूनी 12 3 15। तो देखो ये 15 यहाँ यूज हो रहा है और 3 यहाँ यूज हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअल में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही था, कि 2r प्लस 4 टर्म इक्वल टू मतलब एक माइनस उससे, जो अभी हमने सीखा है जनरल टर्म में, और ऐसे r माइनस 2 टर्म मतलब उससे एक माइनस टर्म। तो वो एक माइनस करके जो एक्चुअल में बनेगा वो NC के साथ r की वैल्यू वही बनेगी, है ना। तो ये हम सीख गए हैं छोटी सी चीज। अब इसका जो वो है सिमिलरिटी है वो मैं ऊपर बताऊंगा आपको। अभी पास्कल ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ ऊपर, बताओ। ये आपका जनरल टर्म हो गया। अब इसके अलावा सेकंड केस ये हो गया। अब ध्यान से देखो कि a प्लस बी की पावर n जब आप खोलते हो तो NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn b टू द पावर n। अब इसमें एक और वो चीज है कि जब कभी भी आपके इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बेटा? नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस 1। जितने n पावर है उससे एक ज्यादा रहेगा। अब इस केस में हमें थोड़ी सी चीजें समझनी है कि मान लो क्या होगा जब व्हेन n इज इवन है। व्हेन n इज इवन, एक मिनट, n इज ऑड कर देते हैं पहले। n इज ऑड, ठीक है, n की संख्या ऑड है, मतलब n बराबर कोई संख्या है 10। ऑड तो तुमको पता ही है, n मतलब विषम संख्या है, ठीक है, विषम, टर्म सम हो जाएगा सर। ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब n ऑड है तो जब
टर्म जितने आएंगे नंबर वो एक ज्यादा आएंगे तो इवन बन जाएंगे वो, है ना। तो इवन बन जाएंगे। इवन वाले केस में कितने मिडिल टर्म होंगे, अब तुमको निकालना है मिडिल टर्म, मतलब बीच वाला टर्म। किसी भी एक्सपेंशन में, मतलब जैसे ये वाला एक्सपेंशन है टोटल, ये वाला ऐसे ही करके छोटे छोटे एक्सपेंशन बनेंगे। अगर पावर की वैल्यू कम है या ज्यादा है उस हिसाब से। तो जो मिडिल टर्म है वो आप कैसे निकालोगे, जब एन ऑड हो तो ध्यान से देखो, जब एन ऑड है मतलब एन की पावर जो ऑड है, मतलब एन बराबर 1 ये ऑड है, एन बराबर 3 ऑड है, एन बराबर 5 ऑड है। जब ऑड है तो आपके एक्चुअल टर्म कितने आ रहे हैं बेटा, जब एक पावर है तो 2 टर्म आ रहे हैं, है ना। इसमें 2 टर्म है ना, 2 टर्म्स। जब n बराबर 3 है तो इसमें 4 टर्म है, एक ज्यादा आना है ऑफ कोर्स, ठीक है। और n बराबर 5 है तो एक ज्यादा आना है, 6 टर्म है। तो आपके देखो n ऑड होने से, n जब विषम है आपके, तो जो टर्म आ रहे हैं वो एक ज्यादा आने से इवन हो जा रहे हैं, है ना। तो इसमें आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, मतलब बीच वाला टर्म। तो ध्यान से देखो बीच वाला टर्म क्या होता है, बीच वाले टर्म का मतलब ये होता है कि मान लो 1 2 3 4 5 लिखा हो, जैसे ये लिखा हो, तो आप इसमें 3 नंबर को बोल सकते हो बीच वाला टर्म है, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 2 है और राइट में भी 2 है। लेकिन ये टोटल संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या। तो इसमें तो इजीली आपने आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन अब अगर ये 6 हो जाए, अब ये 6 हो जाए, तो इसमें मिडिल टर्म कैसे निकालोगे। अगर आप 3 को मिडिल टर्म बोलोगे तो इसके लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 है, तो ये तो मिडिल टर्म नहीं हुआ। अगर आप 4 को बोलोगे मिडिल टर्म, है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर आप 4 को बोलोगे तो इसके राइट में 2 है, लेफ्ट में 3 है, तो ये भी मिडिल टर्म नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके मिडिल टर्म बोलोगे, थर्ड और फोर्थ को, तो ये मिडिल टर्म बन जाएंगे, क्योंकि इसके राइट में भी 2 हो गए और लेफ्ट में भी 2 हो गए। समझ में आया कि मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, इवन संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपका n ऑड होगा, जब कभी भी आपका n विषम संख्या होगा, तो एक्चुअल में आपके टर्म हमेशा एक ज्यादा आने की वजह से इवन टर्म बन जाएंगे। तो इवन टर्म में 2 मिडिल टर्म होते हैं, है ना। जब भी विषम संख्या होगी तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, वो n+1 बनते हैं हमेशा, यानी वो इवन हो जाएंगे, है ना। इवन मतलब सम संख्या बन जाएगी वो, क्योंकि विषम है आपका n मतलब घात जो है a + b की पावर, अगर आप 7 है, ये वाला केस ले लो, विषम संख्या है, तो आपके टर्म कितने आएंगे, टोटल 8। तो 8 क्या है बेटा, इवन संख्या, इसीलिए वो इवन बन जाएगी। अब उसमें मिडिल टर्म आपको निकालने हैं, तो आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, देखो। अब उसको मिडिल टर्म निकालने की एक प्रक्रिया है कि जब n ऐड होगा तो n+1 इवन हो गया, तो वहां पे 2 टर्म बन जाएंगे मिडिल टर्म, जिनमें से पहला टर्म आप ऐसे निकालोगे, मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, फर्स्ट मिडिल टर्म, ठीक है, फर्स्ट मिडिल टर्म, ठीक है। फर्स्ट मिडिल टर्म कैसे निकालोगे आप, n+1/2 टर्म करके, ठीक है। मतलब टोटल जैसे n अगर 7 है ना, a + b की पावर अगर 7 है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं ऊपर ये वाली चीज समझाने के लिए। अगर a + b की पावर 7 है और n टोटल 7 है, तो एक्चुअल टर्म कितने हो गए, टोटल टर्म आ गए 8, क्योंकि टोटल टर्म एक ज्यादा होगा हमेशा, तो 8 आगे। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म थे, है ना। तो अब इनमें मिडिल टर्म तो आपको साफ पता लग गया कि चौथा और पांचवा मिडिल टर्म है ना, ये तो पता लग गया। तो ध्यान से देखो, जब आप मिडिल टर्म निकाल ले हो तो मिडिल टर्म चौथा कैसे आया, n की वैल्यू 7 थी, तो चौथा टर्म मिडिल टर्म ऐसे निकल के आया n+1/2, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है। तो मतलब n की वैल्यू जब आप डालोगे इसमें, तो n की वैल्यू कितनी है, 7, 7+1/2 दैट इज फोर्थ टर्म, 7 और 1 8 डिवाइड बाई 4 टर्म आपका मिडिल टर्म हो गया पहला वाला। तो फर्स्ट मिडिल टर्म हो गया। सेकंड मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, उसके जस्ट बराबर वाला सेकंड मिडिल टर्म है, सेकंड मिडिल टर्म। तो इससे जस्ट एक ज्यादा, इससे जस्ट एक ज्यादा ना बेटा, क्योंकि चौथे के बाद तुरंत पांचवा वाला लेना है आपको, वो भी मिडिल टर्म है, तो इससे जस्ट एक ज्यादा है, इससे जस्ट एक ज्यादा मतलब दूसरा वाला हो जाएगा अपने आप n+1+1/2 टर्म, ठीक है। तो n+2 यानी n+2/2 हो गए, n+2/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n/2+1, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब n+2/2। अब इसमें n की वैल्यू डाल दो, 7 7 + 2 सॉरी 7+1+1, है ना। तो 7+1 8/2 यानी 4। एक मिनट रुको, कुछ गलती हो रही है क्या, 7 और 2 9 हो रहा है, गलत कैसे हो रहा है, सॉरी, हाँ, अरे यार देखो, n+1/2+1 ऐसे है, मैंने गलती से वैसे ले लिया उसको,
n प्लस 1/2 अलग से है ना ये टर्म, अगला टर्म के लिए आपको एक ऐड करना पड़ेगा अलग से, चौथे के जस्ट बाद अगला टर्म है ना, तो इस पूरे में ऐड करोगे तो एक्चुअल में n प्लस 3/2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो n प्लस 3/2 टर्म हो जाएगा। तो आपके पास n की वैल्यू पता ही आपको 7 है, और 3 ऐड कर दो डिवाइड बाई 2 तो 10/2 दैट इज 5। तो फिफ्थ टर्म जो है वो आपका दूसरा मिडिल टर्म है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2 प्लस 1 टर्म जो बनेगा वो सेकंड मिडिल टर्म बनेगा, है ना। ये वाला जो मिडिल टर्म है वो सेकंड मिडिल टर्म बनेगा। अब कैसे बन रहे हैं ये मैंने तुमको बता ही दिया है कि ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर पास्कल ट्रायंगल पे चलते हैं। जब n बराबर 1 था, ऑड पावर थी बेटा, तो देखो इसमें मिडिल टर्म आपको निकालना है। इसमें मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, आपको 1 अगर ले लोगे तो 1 के लेफ्ट में 1 है, राइट में कुछ नहीं है, और दूसरा ये वाला 1 ले लोगे तो इसके राइट में 1 है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसीलिए दोनों मिडिल टर्म बन जाएंगे पावर 1 के केस में। अब पावर जब 3 हो जाएगी तो इसमें टोटल 4 टर्म है ना, इसमें टोटल 4 टर्म है, तो दोनों ये 3 और 3 ये दोनों मिडिल टर्म बन जाएंगे। दोनों को अगर कंबाइंड लिख दोगे तो ये मिडिल टर्म है, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 1 है और राइट में भी 1 है। अब n बराबर जब 5 पावर हो जाएगी तो ये देखो ये दोनों बीच वाले टर्म जो है मिडिल टर्म बन जाएंगे, क्योंकि इनके राइट में भी 2 है और इनके लेफ्ट में भी 2 है। समझ में आ रहा है। दो मिडिल टर्म कैसे आ रहे हैं, जब n की वैल्यू ऑड है तो फर्स्ट मिडिल टर्म की वैल्यू सिंपल है कि जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ दोगे आप, डिवाइड बाई 2 कर दोगे बीच की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आपका फर्स्ट मिडिल टर्म आ जाएगा। सेकंड मिडिल टर्म के लिए क्या किया आपने, n प्लस 1/2 में एक और ऐड कर दिया, जिससे आपका सेकंड मिडिल टर्म आ गया, क्योंकि इवन के केस में आपका हमेशा जो है ऑड नंबर ऑफ दो नंबर ऑफ वो आ रहे हैं मिडिल टर्म, तो इसीलिए आपको 2 मिडिल टर्म ऐसे निकालने हैं। समझ में आया मिडिल टर्म कैसे निकाल रहा हूं मैं, जब n ऑड होगा तो, विषम संख्या होगा तो। यस सर। गुड। यस सर। n इवन है, सम संख्या है, तो आपको क्या करना है, सम के केस में सिंपल है कि जब इवन संख्या होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म बेटा कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा बनेगा n प्लस 1, ये तो पता ही है। तो जब n इवन है तो n प्लस 1 जब आप करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, n प्लस 1 ये एक्चुअल में ऑड आ जाएगा, ऑड मतलब विषम आ जाएगा एक्चुअल में। जैसे वो ऑड था तो वो इवन आ गया था एक्चुअल में, ऐसे ये इवन है तो ये एक्चुअल में ऑड आ जाएगा, क्योंकि एक टर्म इसमें ज्यादा जोड़ोगे आप तो ये विषम बन जाएगा। ठीक है, अब विषम बन जाएगा तो विषम में तो बहुत ईजी है निकालना मिडिल टर्म। अगर कोई 3 संख्या लिखी हुई है 1 3 9 तो बीच का टर्म कौन सा है 3। अगर कोई 5 संख्या लिखी हुई है 1 3 5 7 9 तो इसमें बीच का टर्म कौन सा है 5। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, n प्लस 1/2 करना है, आपका मिडिल टर्म आ जाएगा। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आपका एक ही मिडिल टर्म आएगा हमेशा इस केस में, क्योंकि ऑड है, तो उसको आप n प्लस 1/2 से कभी भी निकाल सकते हो। n प्लस 1/2 करोगे तो आपका हमेशा मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, n 7 है, 7/2 इज 4, टोटल टर्म हो जाएंगे 4। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कुछ मिस्टेक की मैंने, एक मिनट। देखो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर चलते हैं पास्कल ट्रायंगल पे फिर से समझाने के लिए दोबारा। पास्कल ट्रायंगल पे देखो, पास्कल ट्रायंगल पे n बराबर जब इवन है यानी 2 है तो देखो एक्चुअल में 3 टर्म मिल रहे हैं आपको, है ना। एक्चुअल में ब्लू से बता रहा हूँ, एक्चुअल में आपको 3 टर्म मिल रहे हैं। इन 3 टर्म में आप एक इजीली बीच का आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आपका n जो है n बराबर 4 है, मतलब जब इवन है तो आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म मिल रहे हैं ना विषम नंबर में। तो इसमें देखो मिडिल टर्म इजीली फाइंड करना आपके लिए आसान है कि मिडिल टर्म इसमें 6 हो गया, क्योंकि लेफ्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ वो रहेंगे संख्या, और राइट में भी। जब n बराबर 6 है ना, n इवन है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ जो टर्म मिलेंगे वो हमेशा आपको एक ज्यादा मिलेगा, तो 7 मिलेंगे। दैट इज ये 3 3 4 और एक 7, 6 और एक 7, तो ये मिडिल टर्म हो गया आपका इजीली। तो इसका मतलब ये है कि इजीली ऑड के केस में ज्यादा आपको इजीली एक ही मिडिल टर्म निकालना है, और बहुत इजी है उसको निकालना। ठीक है, और वो निकालोगे कैसे आप, कि क्योंकि n प्लस 1 टर्म जो है इवन हो रहे हैं, तो n प्लस 1 जो है इवन हो रहे हैं ना, फाइनली जो आ रहा है टर्म वो इवन हो रहे हैं, तो उसमें एक आप ऐड कर दो, n प्लस 1/2 कर दोगे तो ये जो टर्म आ जाएगा आपका, ये आपका जो है मिडिल टर्म निकल के आ जाएगा जब n आपका इवन होगा। अब इसको वेरीफाई कर लो। मान लो आपके पास n बराबर 6 है सपोज, है ना, n बराबर 6 है, तो n बराबर 6 के केस में 7 टर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिख लेते हैं 7 टर्म। तो 4 आना चाहिए आंसर, क्योंकि मिडिल टर्म जो है हमारा 4 है इस केस में, है ना। फोर्थ टर्म जो है ना, ये 4 मतलब 4 वैल्यू नहीं है, फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। फोर्थ मतलब फोर्थ, अगर ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 तक, 3 और 3 6 और एक 7, है ना। n बराबर क्या है 7 ही है। तो इस केस में 3 मिडिल टर्म है ना, लेकिन मिडिल टर्म मतलब थर्ड टर्म,
ये सॉरी ये फोर्थ टर्म है ना, मिडिल टर्म फोर्थ टर्म है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पिछले ये लिखा है तो फोर्थ जो है तो फोर्थ टर्म आएगा, ये ना मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। तो कैसे निकालोगे? जब n बराबर 6 है तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखो, 6 + 1 + 1/2 दैट इज 8/2 दैट इज फोर्थ। तो फोर्थ टर्म जो आपका बनेगा वो आपका मिडिल टर्म बनेगा इस वाले केस में, ठीक है। तो जब कभी भी आपकी n इवन होगी, n इवन होगा तो सिंपल है एक ही टर्म आएगा मिडिल टर्म, सिंपल n + 1 + 1/2, क्योंकि n + 1 तो एक्चुअल में ऑड हो जाएगा ना, उसको फिर इवन करोगे फिर वापस डिवाइड बाई 2 करोगे, है ना। तो n + 1 इज ऑड, फिर एक किया हमने ऐड किया तो उसको वो इवन हो गया, और डिवाइड बाई 2 किया तो हमने ये जो टर्म आ गया आपका ये मिडिल टर्म आ गया। तो मिडिल टर्म आप हमेशा ऐसे निकालोगे, जब भी आपको वो सवाल में बोलेगा कि मिडिल टर्म है आपका तो आपको कैसे निकालना है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एक दो क्वेश्चन करोगे ना इन चीजों पे, अभी मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे तो तुमको ये इजी लगेगा। अभी क्या है, फॉर्मूले जब नए नए देखते हैं, फॉर्मूले समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और वो सब आ जाता है, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड कुछ।